चलिए ध्यान देंगे मेरे भाई। चलिए मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, आवाज पहुंच रही है तो यस सर जल्दी लिखो। और हम लोग बात करते हैं पिछले क्लास में हम लोग कहाँ थे। तो हम आपको बताए कि पिछले क्लास में हम आपको बता रहे थे कि सेल डिवीजन जो है वो 3 प्रकार का होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो अब इसमें क्या बताए थे असूत्री के बारे में। चलिए प्रवीण प्रेमी राम राम, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इधर गौर करो। तो हम आपको क्या बताए थे कि ये विभाजन के बारे में कि असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री, इसमें 2 के बारे में हम लोग काफी डिटेल्स भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम आपको समसूत्री विभाजन के बारे में बताए थे कि समसूत्री विभाजन जो होता है, चलिए ध्यान देंगे। तो इसमें हम आपको समसूत्री विभाजन के बारे में बताए थे कि समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि प्रायः जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, चलिए स्टार्ट हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं, सारे क्लास स्टार्ट हो गया है। अब इसमें क्या है कि समसूत्री विभाजन में क्या बताए थे कि जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, हम हो या आप हो, कोई भी जीव जंतु हो, उसके जो बॉडी का ग्रोथ होता है या उसमें जो विभाजन होता है सेल का, वो आपको समसूत्री विभाजन ही होता है। फिर उसमें हम आपको असमसूत्री विभाजन में बताए थे कुछ जीवाणु के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में, कवक के बारे में या फिर वायरस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, कि उस सब में जो विभाजन होता है वो होता है असूत्री विभाजन। लेकिन यहाँ पर तीसरा हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, तीसरा आपका है अर्धसूत्री विभाजन, यानी जिसको आप मियोसिस डिवीजन कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या है कि यह एक प्रकार का न्यूनकालिक डिवीजन है, यह एक प्रकार रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसमें एक मात्र कोशिका में 2 बार डिवीजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में, यानी जिसको आप मियोसिस डिवीजन कहते हैं, इसमें याद रखिएगा कि समसूत्री विभाजन में एक ही बार डिवीजन होता था और एक मातृ कोशिका 2 पुत्री कोशिका में बढ़ जाता था। लेकिन मियोसिस डिवीजन में क्या होगा, इसमें 2 बार विभाजन होता है। इसमें विभाजन कितने बार होता है, इसमें विभाजन का कार्य जो है, ये विभाजन का कार्य इसमें 2 बार होता है, जिसके वजह से क्या है कि इसमें एक पुत्री कोशिका जो है वो विभाजित होकर इसमें 4, यानी इसमें एक मातृ कोशिका विभाजित होकर, चूंकि 2 बार डिवीजन होता है तो इसलिए इसमें 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। इसमें याद रखिएगा, इसमें एक मातृ कोशिका जो है वह कितनी पुत्री कोशिका में बढ़ जाती है, तो 4 पुत्री कोशिका में बढ़ जाती है। क्योंकि एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन में यानी मियोसिस डिवीजन में एक पुत्री कोशिका, एक मातृ कोशिका कितनी पुत्री कोशिका में विभक्त हो जाती है, तो आप आंसर क्या बोलोगे कि जिसमें अर्धसूत्री डिवीजन होता है, जहां पर मियोसिस होता है, उसमें एक मातृ कोशिका जो है यह विभाजित होकर 4 पुत्री कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है। चंपारण की धरती से प्रणाम, चलिए प्रणाम प्रणाम, चंपारण की धरती को मेरा प्रणाम, इस पाटलिपुत्रा की धरती के राहुल सावरना का प्रणाम। चलिए इधर गौर देखना मेरे भाई, एकदम समझने पर ध्यान दो। ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है, लेकिन हाँ समझ जाएंगे, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो 100% क्लियर हो जाएगा। देखिए समसूत्री विभाजन में क्या बताए थे कि समसूत्री विभाजन में एक मातृ कोशिका विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। किसमें, समसूत्री विभाजन में, जो इससे पहले पढ़े हैं। और ये आपका है अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है कि इसमें डिवीजन होने का कार्य जो है, इसमें विभाजन का कार्य जो है वो 2 बार संपन्न होता है। इसलिए इसमें क्या होगा कि एक मातृ कोशिका विभाजित हो जाएगी और एक मातृ कोशिका विभाजित होकर क्या करती है, 4 पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। कितनी पुत्री कोशिका का, इसमें एक मातृ कोशिका विभाजित होकर 4 पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। इस विभाजन को हम लोग अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं, इसको हम लोग मियोसिस डिवीजन बोलते हैं। अब है कि सर वो 4 भागों में कैसे बंटता है, इस पर थोड़ा सा चर्चा किए तो एकदम गौर कीजिएगा। ये आपको पता है कि क्रोमोसोम जो है उसका संरचना ऐसा होता है। ये संरचना किस चीज का है, क्रोमोसोम का संरचना है, ऐसे डबल में कट जाता है। अब यही 4 भागों में क्या होगा, इस तरह से बंट जाएगा। एक पार्ट ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो इस तरह से जो ये 4 भागों में बंट जाता है, इस डिवीजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो इस विभाजन को ही अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। इस विभाजन को ही मियोसिस डिवीजन कहते हैं। चलिए गुड इवनिंग, बढ़िया से पढ़ो भाई। क्लियर हो गया कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इस अर्धसूत्री विभाजन में, इस मियोसिस डिवीजन में एक मातृ कोशिका कितनी पुत्री कोशिका में कन्वर्ट होती है,
4 पुत्री कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है। यानी इस तरह से ये 2 बार इसमें डिवीजन होता है। एक बार ये 2 भागों में बढ़ती है, फिर ये 2 भागों में बढ़ जाती है। इस तरह से एक बार में क्या होता है, 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। किसमें? माइटोसिस डिवीजन में, अर्धसूत्री विभाजन में। क्लियर हो गया? तो अर्धसूत्री विभाजन क्या है समझ गए। इसमें एक मात्र कोशिका कितने में बढ़ती है? 4 पुत्री कोशिका में। क्लियर हो गया? जिनको याद हो गया जल्दी कमेंट करके बताओ कि अर्धसूत्री विभाजन में एक मात्र कोशिका विभाजित होकर कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। क्या खाएं सर मिथिलेश? थोड़ा सा जो गला मेरा खराब है, खांसी जो हो रही है, इसके लिए लौंग, सुपारी, क्या बोलते हैं, काली मिर्च आदि, दालचीनी, इस सब मिला के खाना पड़ता है। तब जाकर क्या होता है, उसकी रस जब जाती रहती है तो खांसी होने नहीं देता है। नहीं तो पढ़ना समझिए बहुत कठिन हो जाता मेरे लिए। तबीयत थोड़ी सी ठीक है, मतलब ठीक है, तबीयत पढ़ाने लायक अब हो चुके हैं। 100% खराब नहीं है, 100% ठीक भी नहीं है, लेकिन हम पढ़ाने लायक अब हो चुके हैं। तुम लोगों की दुआएं मेरे साथ है तो फिर की होगा। 2-4 दिन तो मौसम चेंज था तो गड़बड़ाया, फिर ठीक हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारी क्लास से एकदम कंटिन्यू चलेगी। एकदम गौर से देखो मेरे भाई। तो यहां तक देखिए सबको याद हो गया कि 4 पुत्री कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है। अब मन में सवाल आता होगा कि सर अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो याद रखिएगा अर्धसूत्री विभाजन जो है ये होता है जनन कोशिका में। क्योंकि सवाल आपसे पूछता है कि अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो आप आंसर क्या बोलोगे? जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जनन कोशिका में क्या होता है? जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें चूंकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि 2 बार कोशिका का डिवीजन होता है। इसमें एक मात्र कोशिका विभाजित हो जाती है और 4 पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। अब एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जनन कोशिका में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। सेक्स सेल में किस प्रकार का विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। भ्रूण में किस प्रकार का विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कहते हैं जब कोई बच्चे मां के गर्भ में रहता है तो उसमें कौन सा डिवीजन होता है? तो जब कोई बच्चे मां के गर्भ में रहता है तो उसमें भी क्या होता है कि आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है। अतः अर्धसूत्री विभाजन किसमें हो गया? जब कोई बच्चा अपने मां के गर्भ में है या फिर जनन कोशिका में या सेक्स सेल में किस प्रकार का डिवीजन होगा, तो सबका आंसर क्या हो जाएगा? आपका अर्धसूत्री विभाजन हो गया। चलिए क्लियर हो गया? बिल्कुल। ये पिछले क्लास में भी बताए थे और उसका थोड़ा सा हम आपको रिवीजन करवा दिए। यहां तक क्लियर हो गया किसमें किसमें होता है। अब हम आपको बताते हैं कि आपका जो ये मियोसिस डिवीजन है इसको 2 भागों में बांटा गया। एक मियोसिस फर्स्ट हो गया और मियोसिस फर्स्ट को कितने भागों में बांटा गया? तो अब देखिए जिस तरह से वहां पर क्या था, समसूत्री विभाजन को 2 भागों में बांटे थे ना, एगो था कैरियोकिनेसिस और एगो था साइटोकिनेसिस। फिर हम लोग क्या किए थे कि कैरियोकिनेसिस को 5 भाग में बांटे थे, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। उसी तरह से यहां पर भी क्या है कि मियोसिस डिवीजन जो है इसको 2 भागों में बांटा गया। तो एक आपका मियोसिस फर्स्ट हो गया और दूसरा क्या हो गया? तो दूसरा आपका हो गया एक मियोसिस सेकेंड हो गया। इन मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड 2 भागों में क्या किया गया है? आपको मियोसिस को यानी अर्धसूत्री विभाजन को, पानी नहीं लाया, गर्म पानी ग्लास में ही होगा। ध्यान दो मेरे भाई। तो इसमें क्या है कि मियोसिस फर्स्ट को भी 4 भागों में बांटा गया और मियोसिस सेकंड को भी 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन भाग है उसको एकदम ध्यान से देखिएगा। एक प्रोफेज 1 हो गया, दूसरा मेटाफेज 1 हो गया, तीसरा एनाफेज 1 हो गया और चौथा टेलोफेज 1 हो गया। तो टोटल कितने भागों में बांटा गया? तो मियोसिस फर्स्ट को भी 4 भागों में बांटा गया, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। ठीक इसी प्रकार आपका जो मियोसिस सेकंड है उसको भी 4 भागों में बांटा गया। कहेगा कौन कौन? तो याद रखिएगा ये जो 4 भागों में बांटा गया है वो आपका है मियोसिस सेकंड को भी 4 भागों में बांटा गया। वो चारों कौन है? तो एकदम गौर से देखिएगा। मियोसिस सेकंड जो है उसको 4 भागों में बांटा गया। उसमें आता है प्रोफेज 2, उसमें आता है प्रोफेज 2, दूसरा हो गया मेटाफेज 2, मेटाफेज 2, तीसरा होता है एनाफेज 2 और चौथा होता है टेलोफेज 2। क्लियर हो गया?
इतने भागों में हम लोग बांटे हैं, याद हो गया? जल्दी कमेंट करके लिखिए मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड को कितने भागों में बांटा गया। तो ये क्लियर आप लोगों का हो गया कि मियोसिस फर्स्ट को भी 4 भागों में बांटे और मियोसिस सेकंड को भी क्या किए, 4 भागों में बांटे। कौन कौन, चूंकि नाम पहले से याद है उसमें 1-2 खाली लगा देना। जैसे मियोसिस फर्स्ट की बात होगी तो मियोसिस फर्स्ट को भी 4 भागों में बांटा गया, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टेलोफेज 1, एनाफेज 1। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, मियोसिस सेकंड को भी 4 भागों में बांटा गया, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। क्लियर हो गया? बोरा भर के पैसा कमाने का कोई जुगाड़ बताएं। मन से पढ़ो चला, नौकरी भी हो जाएगा, तो नौकरी भी करना और क्या बोलते हैं, क्लास भी करना, ट्यूशन भी पढ़ाना, मैंने कोचिंग भी पढ़ाना, पूरा पैसा होगा। बेगूसराय की धरती से महाशय को प्रणाम, प्रणाम, बेगूसराय की धरती को प्रणाम। चलिए, याद हो गया, चारों फेज याद हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अब बस कुछ नहीं करना है, इसमें मियोसिस फर्स्ट रहेगा तो फर्स्ट लगा देना है, अब मियोसिस सेकंड रहेगा सेकंड लगा देना है, और नाम तो वही 4 को कॉमन वाला है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब मियोसिस फर्स्ट का है तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टेलोफेज 1, एनाफेज 1। अब मान लीजिए मियोसिस सेकंड का है तो खाली सेकंड लगा देना है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। कोई कंफ्यूजन आपको कहीं से भी? चलिए, तो बस क्या करना है, तबीयत में सुधारेगा। प्रीतम गोस्वामी ठीक है, तबीयत में सुधार है, काफी सुधार। तब तो हम आपका क्लास ले रहे थे, क्योंकि गड़बड़ रहती तो कैसे क्लास आपका लेते, सुधार है तो इसलिए क्लास ले रहे हैं। चलिए, तो यहां तक याद हो गया सबको कि मियोसिस सेकंड को भी 4 भागों में और मियोसिस फर्स्ट को भी 4 भागों में। फर्स्ट रहेगा तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 कर देंगे। सेकंड रहेगा तो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 कर देंगे। अब क्या है, अब आपका जो मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज 1 है, इसको क्या किया गया कि कई उपवर्गों में बांटा गया। एकदम ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका प्रोफेज है इसका मतलब प्रोफेज 1 हो गया, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट जो है उसको 4 भागों में बांटे थे। कौन कौन, तो सबका नाम भी आपको याद हो गया, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। मियोसिस सेकंड को भी 4 भाग में बांटे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। अब इसमें क्या है मेरे भाई कि प्रोफेज 1 जो है इसको भी कई उपभागों में बांटा गया। यानी प्रोफेज 1 को भी, जैसे लिप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकिटीन है, देखिए कई भागों में। जैसे आपका लिप्टोटीन है, इसी तरह से दूसरा भाग इसमें क्या है, जाइगोटीन है। फिर इसी तरह से देखो क्या है, जाइगोटीन के बाद फिर आपका एक मिनट, भाग गया, 1 मिनट चलो, ध्यान दो मेरे भाई। ये जाइगोटीन हो गया, फिर जाइगोटीन के बाद देखो आपका पैकिटीन हो गया, पैकिटीन के बाद फिर देखो डिप्लोटीन हो गया, उसके बाद फिर देखो क्या है, डाइकिनेसिस हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया कि आपका प्रोफेज 1 जो है उस प्रोफेज 1 को भी कई उपवर्गों में बांटा गया है। अब प्रोफेज 1 का जो कई उपवर्ग था, तो बारी बारी सबका वर्ग क्या है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे यहां पर देखो, जैसे ये प्रोफेज 1 हो गया। अब प्रोफेज 1 में क्या है कि प्रोफेज 1 के अंतर्गत एक लिप्टोटीन आया। चूंकि मन में सवाल आता होगा कि सर ये चारों हमको याद हो गया कि मियोसिस फर्स्ट जो है इसको 4 भागों में बांटा गया, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। अब सर प्रोफेज 1 से क्या सवाल पूछेगा, तो प्रोफेज 1 से सवाल पूछेगा कि सर प्रोफेज 1 को कितने भागों में बांटा गया। तो याद रखिएगा कि प्रोफेज 1 को कई उपवर्गों में बांटा गया, जिसमें लिप्टोटीन आता है, जाइगोटीन आता है, डिप्लोटीन आता है, ये पैकिटीन आता है और डाइकिनेसिस आता है। यानी खास तौर पर आपका प्रोफेज 1 जो था, इस प्रोफेज 1 को भी क्या किया गया, 5 उपवर्गों में बांटा गया। कितने उपवर्ग में, 5 उपवर्ग कहिए या 5 अवस्थाओं में क्या किया गया, इसको डिवाइड किया गया। किसको डिवाइड किया गया, प्रोफेज 1 को। यानी प्रोफेज 1 जो है उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है, लिप्टोटीन,
पैकिटीन, जाइगोटीन, डाइकिनेसिस और डिप्लोटीन, इन 5 भागों में डिवाइड किया गया। अब कहिएगा सर लिप्टोटीन का काम क्या होता है? तो लिप्टोटीन जो है ये प्रोफेज 1 की एक अवस्था है और प्रोफेज 1 की वैसी अवस्था जिसमें क्रोमेटिन की जाल कुंडलित और लंबा हो जाता है। यानी लिप्टोटीन जो है यह वह फेज है जिसमें क्रोमेटिन की जाल, हम बताए थे ना हो कि कोशिका में जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ से इस तरह का क्रोमेटिन की जाल रहता है। नहीं बताए थे कि इस तरह का क्या है कि क्रोमेटिन की जाल रहता है। तो लिप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, बाद में हम इसका फिगर हम आपको दिखा देंगे। लिप्टोटीन स्थिति में क्या होता है कि क्रोमेटिन की जाल जो है, ये जो क्रोमेटिन की जाल है ये कुंडलित हो जाती है एवं लंबा हो जाती है। कहेगा सर एग्जाम में सवाल क्या पूछेगा? तो एग्जाम में आपसे सवाल पूछेगा कि प्रोफेज 1 का वो कौन सा अवस्था है जिसमें क्रोमेटिन की जाल कुंडलित और लंबा हो जाती है? तो आंसर आप क्या देंगे? लिप्टोटीन। जबकि ऑप्शन में लिप्टोटीन रहेगा, पैकिटीन रहेगा, जाइगोटीन रहेगा, डाइकिनेसिस रहेगा, लेकिन आप आंसर क्या बोलोगे? आंसर बोलोगे लिप्टोटीन। यह वह अवस्था है जिसमें क्रोमेटिन की जाल कुंडलित हो जाती है और लंबा भी हो जाती है। जिसमें क्रोमेटिन की जाल कुंडलित और लंबा हो जाती है वो कौन सा स्टेज है? तो उसको हम लोग लिप्टोटीन के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको पूछता है जाइगोटीन के बारे में कि आखिर जाइगोटीन में क्या होता है? तो याद रखिएगा इसमें जो समजात क्रोमोजोम है, समजात गुणसूत्र जो है इसका जोड़ा बनके वो व्यवस्थित हो जाता है। किसमें? तो जाइगोटीन में। याद रखना जौ से जाइगोटीन, याद रखना जौ से हो गया जाइगोटीन, जाइगोटीन और जौ से हो गया जोरा, जौ से जाइगोटीन और जौ से क्या हो गया? जोरा। तो याद रखना है जाइगोटीन प्रोफेज 1 का वो अवस्था है जिसमें समजात गुणसूत्र जो है उसका जोड़ा में व्यवस्थित होता है। लिप्टोटीन में क्या हो गया? क्रोमेटिन की जाल कुंडलित हो गया, लपटा गया और वो लंबा हो गया। क्रोमेटिन की जाल लिपट जाता है, कुंडलित हो जाता है और लंबवत होता है। किसमें? लिप्टोटीन में। लेकिन जाइगोटीन में क्या हो गया? ये प्रोफेज 1 का वो अवस्था है जिसमें समजात गुणसूत्र जो है यानी होमोलोगस क्रोमोजोम जो है उसका जोड़ा बनकर वो क्या हो जाता है? व्यवस्थित हो जाता है, जिसको हम लोग बाइवेलेंट के नाम से जानते हैं। कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गया कि इसमें जाइगोटीन में क्या होता है? इस अवस्था में समजात क्रोमोजोम क्या होता है? वो जोड़ा बनकर व्यवस्थित हो जाता है। कोई कंफ्यूजन? चलिए ये 2 चीज आपका क्लियर हो गया। अब यदि पैकिटीन की बात करेंगे तो कहेगा सर पैकिटीन अवस्था में क्या होता है? जैसे लिप्टोटीन अवस्था वाला क्लियर हो गया कि लिप्टोटीन में क्या होता है? क्रोमेटिन की जाल कुंडलित एवं लंबत होता है। जाइगोटीन में क्या होता है? समजात क्रोमोजोम का जोड़ा बनता है। पैकिटीन में क्या होता है कि इसमें क्रोमोजोम जो है छोटे और मोटे हो जाते हैं और प्रत्येक समजात गुणसूत्र के क्रोमेटिड अलग अलग दिखाई देते हैं। इन्हें चतुष्टक भी कहा जाता है। यानी इसमें क्या होगा? क्रोमोजोम छोटा हो जाएगा और मोटा हो जाएगा। किसमें? पैकिटीन में। क्योंकि सवाल पूछता है कि प्रोफेज 1 का वो अवस्था जिसमें क्रोमोजोम छोटा और मोटा हो जाता है उस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो पैकिटीन कहा जाता है। जिसमें समजात गुणसूत्र का जोड़ा बनता है उसको ये जाइगोटीन कहा जाता है। लिप्टोटीन किसको बोलते हैं? जिसमें क्रोमेटिन की जाल कुंडलित हो जाता है और लंबवत हो जाता है। लिप्टोटीन में कुंडलित और लंबवत होगा, जाइगोटीन में जोड़ा बनेगा और पैकिटीन में क्या होगा? क्रोमोजोम जो है छोटा और मोटा हो जाएगा। पैकिटीन में क्या होगा? क्रोमोजोम छोटा और मोटा। याद रखिएगा इसमें क्रोमोजोम जो है वो छोटा और क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। उस स्टेज को क्या कहा जाता है? पैकिटीन कहा जाता है। इसके बाद एक आपका है डिप्लोटीन। कहेगा सर डिप्लोटीन में क्या होता है? तो इसमें क्या हो जाता है कि जो समजात क्रोमोजोम के बीच प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि आपको पता है जब ये क्रोमोजोम सेम रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा, डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा? आकर्षण। तो जो समजात क्रोमोजोम होता है उसके बीच प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ये क्या हो जाता है? अलग अलग होने लगता है और किन्हीं बिंदुओं पे जाकर ये इकट्ठा हो जाता है। जो सेम है वो अलग अलग हो गया, एगो उत्तर की ओर चला गया और एगो दक्षिण की ओर चला जाता है। तो इस तरह से उसमें क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। क्लियर हो गया? किस में होता है? तो ये आपका डिप्लोटीन में हो जाता है। इन समजात गुणसूत्रों के बीच
प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, क्योंकि सवाल आपसे पूछा जाएगा कि डिप्लोटीन में क्या होता है। डिप्लोटीन प्रोफेज 1 का वो अवस्था है जिसमें समजात गुणसूत्रों के बीच प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप ये अलग अलग होने लगता है। क्लियर हो गया। डिप्लोटीन में क्या होगा, समजात गुणसूत्र के बीच में प्रतिकर्षण पैदा होगा, जिसके फलस्वरूप वो क्या हो जाता है, अलग अलग होने लगता है। क्लियर। उसके बाद लास्ट आपका कौन है, तो लास्ट आपका डाइकिनेसिस है। आप कहेंगे सर डाइकिनेसिस में क्या होता है, तो इस अवस्था में समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाता है। इसमें केंद्रक और केंद्रिका जो है ये दोनों गायब हो जाता है। किसमें, आपका डाइकिनेसिस में समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाता है, इसमें केंद्रक भी अलग हो जाता है और केंद्रिका भी गायब हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि प्रोफेज 1 का कौन सा अवस्था है जिसमें केंद्रक और केंद्रिका गायब हो जाता है, तब आंसर आप क्या बोलोगे, डाइकिनेसिस बोलोगे। क्या बोलोगे, डाइकिनेसिस। प्रोफेज 1 का कौन सा अवस्था है जिसमें केंद्रक और केंद्रिका गायब हो जाता है और तुर्क धागे का निर्माण शुरू हो जाता है, उस अवस्था को क्या कहा जाता है, उस अवस्था को डाइकिनेसिस के नाम से जाना जाता है। याद हो गया, याद हो गया तो जल्दी कमेंट करके बताओ। शमशाद सर मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते, पढ़ रहे हैं मेरे भाई, कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है, पढ़ाएं कि तो कमेंट पढ़ें। चलो अब जब कमेंट करने बोल रहे हैं जल्दी कमेंट करके बताओ। अभी हम तुमको बताए प्रोफेज 1 जो है उसका 5 स्टेज बताए, लिप्टोटीन बताए, जाइगोटीन बताए, डिप्लोटीन बताए, पैकिटीन बताए, डाइकिनेसिस बताए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। फिर हम एक बार रिवीजन कराते हैं, ध्यान से सुनो क्योंकि तुमको ये चीज याद रखना एग्जाम में पूछता है। लिप्टोटीन में क्या हो गया, क्रोमेटिन की जाल कुंडलित हो गया और लंबवत हो गया। जाइगोटीन में क्या हो गया, समजात गुणसूत्र का जोड़ा बन गया। डिप्लोटीन में क्या हो गया, डिप्लोटीन में क्या हो गया कि उसमें जो समजात गुणसूत्र था उसके बीच में क्या हो गया, प्रतिकर्षण पैदा हो गया। और डाइकिनेसिस में क्या हो गया कि समजात गुणसूत्र अलग अलग हो गया, इसमें केंद्रक भी गायब हो गया, केंद्रिका भी गायब हो गया। कमेंट आ रहा है, कमेंट आ रहा है मेरे भाई। डाइकिनोसिस एक बार फिर से गुरुजी, चलिए एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं, आराम से देखो। देखो डाइकिनेसिस में क्या हो गया कि इस अवस्था में समजात गुणसूत्र अलग अलग हो गया, इसमें केंद्रक भी गायब हो गया और केंद्रिका भी गायब हो गया। किसमें, डाइकिनेसिस में केंद्रक भी गायब हो गया, केंद्रिका भी गायब हो गया और इसमें स्पाइरल फाइबर जो है, तुर्क धागा जो है, इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या हो गई, शुरू हो गई। किसमें, डाइकिनेसिस में। अब यदि हम तुमसे डिप्लोटीन की बात करते हैं तो इसमें समजात गुणसूत्र के बीच में प्रतिकर्षण उत्पन्न हो गया, यानी इसमें विकर्षण उत्पन्न हो गया, जिसके फलस्वरूप ये दोनों क्या हो गया, अलग अलग हो गया। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, आपको पैकिटीन, इसमें क्या बताया कि क्रोमोसोम इसमें छोटा हो गया और मोटा हो जाता है। पैकिटीन में क्रोमोसोम क्या हो गया, छोटा भी हो गया और मोटा भी हो गया। इससे के पहले क्या देखे थे, जाइगोटीन में समजात गुणसूत्र का जोड़ा बन गया और लिप्टोटीन में क्या हो गया, क्रोमेटिन की जाल जो है इसमें लंबवत भी हो गया और क्रोमेटिन की जाल क्या हो गया, लिप्टोटीन में क्रोमेटिन की जाल जो है कुंडलित भी हो गया और क्रोमेटिन की जाल क्या हो गया, लंबवत भी हो गया। तो तुर्क धागा क्या है, तुर्क धागा को अंग्रेजी में स्पाइरल फाइबर कहा जाता है। यानी तुर्क धागा एक समझिए वो स्टेज होता है जो सेल डिवीजन में सपोर्ट प्रदान करता है, उसी को हम लोग तुर्क धागा बोलते हैं। चलिए प्रियंका धीरे पढ़ाई, नोट्स बनाते हैं आप, चलिए बनाइए। और आप किताब जिनके पास एसके झा सामान्य विज्ञान नहीं है मेरे भाई, वो एसके झा सामान्य विज्ञान वाली किताब खरीद लो, ताकि हम जो पढ़ाते हैं वो यहाँ भी तुमको याद हो जाता है, यहाँ भी सीख लेते हो और घर पे जाके उसको पढ़ोगे तो ज्यादा तुमको बेनिफिट उसका मिल पाएगा। तो इसलिए जिनके पास बुक नहीं है वो एसके झा सामान्य विज्ञान बुक जरूर खरीद लें। तो हम अभी प्रोफेज 1 का जितना भी पार्ट्स था, तो प्रोफेज 1 के सारे पार्ट्स हम आपको क्लियर करा दिए। कौन कौन, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस, ये पांचों अवस्था जो प्रोफेज 1 का था, पांचों का पांचों क्लियर हो गया, पांचों का पांचों तुमको याद भी हो गया। पैकिटीन भी बता दिए, डिप्लोटीन भी बता दिए और डाइकिनेसिस भी बता दिए। अब हम बताएंगे आपको मेटाफेज 1 के बारे में, एनाफेज 1 के बारे में और टेलोफेज 1 के बारे में। तो अब देखिए मेटाफेज 1 में क्या है। मेटाफेज 1 जो है इसमें तुर्क धागे निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। निर्माण शुरू कहां से होता है, याद रखो। डाइकिनेसिस में क्या बताए थे, डाइकिनेसिस में
तुर्क धागा यानी स्पाइरल फाइबर जो है उसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। किसमें? डाइकिनेसिस में। क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में तुमसे पूछा जाएगा कि प्रोफेज 1 का कौन सा अवस्था में तुर्क धागे के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, तब आंसर आप क्या बोलोगे? डाइकिनेसिस में तुर्क धागे निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन मेटाफेज 1 में क्या होता है? तो मेटाफेज 1 में आपका तुर्क धागा जो है, स्पाइरल फाइबर जो है, उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। क्योंकि एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जाता है कि तुर्क धागे के निर्माण की प्रक्रिया किस अवस्था में पूर्ण हो जाती है? तो मेटाफेज 1 में पूर्ण हो जाती है। तुर्क धागे निर्माण की प्रक्रिया पूरा किस में हो जाएगा? तो पूरा होगा मेटाफेज 1 में। और स्टार्ट किस में होता है? तो डाइकिनेसिस में। स्टार्ट कहां से होगा? तो डाइकिनेसिस में। और पूर्ण कब से हो जाएगा? तो मेटाफेज 1 से। क्लियर हो गया? याद हुआ? चलिए, सभी लोगों का कमेंट आ रहा है। चलिए, तो आपका मेटाफेज 1 क्लियर हो गया। अब दूसरा है आपका एनाफेज 1। क्योंकि हम आपको बताए थे कि मियोसिस फर्स्ट जो है उसको 4 भागों में बांटा गया था, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। क्लियर हो गया? तो प्रोफेज 1 में 5 अवस्था था, पांचों क्लियर हो गया। मेटाफेज 1 भी क्लियर हो गया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो एनाफेज 1 के बारे में। क्लियर हो गया? अब देखो क्या है कि एनाफेज 1 में क्या होता है कि इसमें प्रत्येक बाइवेलेंट में, यानी इसमें प्रत्येक का तुर्क धागे में गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर तथा दूसरा गुणसूत्र जो है दूसरे ध्रुव की ओर जाता है। जैसे सपोज करो कि ये एक प्रकार का इस टाइप का सेल हो गया। अब इसमें क्या होगा कि 2 भागों में बट जाएगा। कुछ क्रोमोसोम जो है ऊपर चला जाएगा और कुछ क्रोमोसोम नीचे चला आएगा। तब ये संरचना कैसा बनेगा? क्लियर? तो इस तरह का जो होता है निर्माण, इसमें क्या होगा कि मैंने एक गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर चला जाएगा और दूसरा गुणसूत्र क्या होगा? दूसरे ध्रुव की ओर चला जाएगा। किस फेज में ऐसा होगा? तो याद रखिएगा एनाफेज 1 में। देखिए, ये पहला था प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 में 5 अब वर्ग देख लीजिए, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। ये 5 को वहां क्लियर हो गया किसमें क्या काम था। उसके बाद हम मेटाफेज 1 में तुम क्या देखा कि उसमें तुर्क धागे के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी। लेकिन एनाफेज 1 में क्या होता है, इसमें प्रत्येक बाइवेलेंट में क्या होता है, इसमें प्रत्येक भाग में क्या होता है कि एक तरह का क्रोमोसोम जो है ऊपर चला जाता है और दूसरा क्रोमोसोम क्या होता है? नीचे आ जाता है। इसमें क्या होता है? सेंट्रोमेयर का विभाजन नहीं होता है। इसमें गुणसूत्र जो आधा आधा बट जाता है, कुछ चल जाता है उत्तरी ध्रुव की ओर और कुछ चला जाता है निचली ध्रुव की ओर। या पर भी कहिए कि कुछ क्रोमोसोम ऊपर चला जाता है और कुछ क्रोमोसोम क्या होता है? नीचे चला आता है। इन क्रोमोसोम का नीचे और ऊपर किस फेज में होता है? तो एनाफेज 1 में होता है। अब मन में सवाल आया होगा कि सर एग्जाम में जब सवाल पूछा जाएगा तो सवाल किस तरह का होगा? तो सवाल पूछता है कि मियोसिस फर्स्ट का वह कौन सा अवस्था है जिसमें एक समान वाला गुणसूत्र ऊपर और दूसरा गुणसूत्र नीचे चला जाता है। तो आंसर में रहेगा एनाफेज 1, मेटाफेज 1, प्रोफेज 1, टेलोफेज 1। लेकिन आंसर क्या होगा? आंसर होगा एनाफेज 1। यानी एनाफेज 1 जो है इसी में क्या हो जाता है कि एक तरह का जो गुणसूत्र है वो एक ध्रुव की ओर चला जाता है और दूसरे तरह का गुणसूत्र जो है वह दूसरे ध्रुव की ओर चला जाता है। क्लियर? तो इसमें पूरा एक हिस्सा कहानी नहीं याद करना है, बस इसमें सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि एक तरह का क्रोमोसोम एक ध्रुव की ओर और दूसरी तरह का क्रोमोसोम कहां होता है? दूसरे ध्रुव की ओर चला जाता है। किसमें? एनाफेज 1 में। किसमें ऐसा होता है? तो ऐसा एनाफेज 1 में ही होता है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? चलिए, अब हम आपसे बात करते हैं टेलोफेज के बारे में। तो इसमें क्या होता है? तो याद रखिएगा टेलोफेज 1 जो है इसमें दोनों ध्रुवों की ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है और प्रत्येक जो है मातृकोशिका में 2 पुत्री कोशिका का निर्माण हो जाता है। यानी एक मातृकोशिका में 2 पुत्री कोशिका निर्माण की पूर्ण प्रक्रिया जो है टेलोफेज 1 में संपन्न होती है। इसमें दोनों ध्रुवों की ओर केंद्रक झिल्ली का भी निर्माण हो जाता है और दोनों ध्रुवों की ओर केंद्रक का भी निर्माण हो जाता है। अब हम आपको यह फिगर दिखाते हैं। इस फिगर में क्या है? जितना भी हम आपको नाम बताए थे, प्रोफेज 1 में 5 को नाम बताए थे। कौन कौन? देखो, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस। ये इतना नाम किसका बताए थे? तो ये टोटल का टोटल हो गया था प्रोफेज 1 का।
ये टोटल का टोटल किसका हो गया, ये टोटल का टोटल प्रोफेज 1 में इसको कितने भागों में बांटा गया, तो प्रोफेज 1 जो है इसको 5 भागों में बांटा गया, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस। किसका है, प्रोफेज 1 का। क्लियर हो गया। इसमें देखिए क्या हुआ, क्रोमेटिन की जाल कुंडलित हो गया और लंबा हो गया। इसमें क्या हो गया, क्रोमेटिन जाल का जोड़ा बन गया। इसमें क्या हो गया, जोड़ा बनकर दोनों पैक हो गया पैकेटीन में। डिप्लोटीन में क्या हो गया कि वो डिवाइड हो गया, अलग अलग हो गया। और डाइकिनेसिस में क्या हो गया, डाइकिनेसिस में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। फिर देखो मेटाफेज 1 में क्या हुआ, मेटाफेज 1 जो है इसमें क्या हुआ कि क्रोमेटिन तुर्क धागा जो है उसका निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो गया। इसमें तुर्क धागे निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुआ था, किसमें, डाइकिनेसिस में। लेकिन मेटाफेज 1 में क्या हुआ, तुर्क धागे निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो गया। उसके बाद आपका ये एनाफेज 1 में क्या हो गया, एनाफेज 1 में एक समान क्रोमोसोम जो है एक ध्रुव की ओर और अलग अलग क्रोमोसोम जो है यानी दूसरा क्रोमोसोम जो है दूसरे ध्रुव की ओर चला गया। और लास्ट में आपका क्यों बच गया, लास्ट में बच गया आपका टेलोफेज 1। इस टेलोफेज 1 में क्या हो गया, देखिए स्पष्टतया दोनों जगह पे कोशिका झिल्ली का निर्माण हो गया, केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो गया, केंद्रक का निर्माण हो गया और दोनों ध्रुव में बिल्कुल साफ जो है वो अलग अलग हो गया। इस प्रकार एक मातृ कोशिका जो है यहां पे स्पष्ट रूप से आपको दिखती होगी कि 2 पुत्री कोशिका में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से ये अवस्था 3 गो आपका ये हो गया, 5 गो टोटल 8 गो अवस्था जो है आपने मियोसिस फर्स्ट में देखा। मियोसिस फर्स्ट जो आपका था इसमें तुम पहले 4 गो अवस्था देखा, उस 4 गो में एगो में फिर 5 गो अवस्था देखा और फिर 3 गो अवस्था देखा। टोटली अभी हम लोग मियोसिस फर्स्ट जो है उस मियोसिस फर्स्ट के अंतर्गत कितना देखे, तो मियोसिस फर्स्ट में सिर्फ देखो मेरे भाई हम टोटल 8 अवस्था के बारे में देखे। एक बार इसका हम फिर से आपको रिवीजन करवा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टफ चीज है, थोड़ा दिक्कत आपको होगा। एक बार फिर से हम इसका रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद मियोसिस सेकंड बचेगा, वो हम कल आपको बताएंगे। क्लियर, एक बार इसका फिर से रिवीजन हो जाए, कमेंट करके बताइए, एक बार फिर से बता देना। अभी हम लोग मियोसिस फर्स्ट जो आपका है देखिए, अभी हम लोग पिछले क्लास में भी मियोसिस फर्स्ट के बारे में और यहां पर भी हम लोग देखे थे मियोसिस फर्स्ट के बारे में। एकदम इसको गौर से देखिएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान दो मेरे भाई, ये मियोसिस फर्स्ट जो है इसको हम लोग 4 भागों में बांटे थे। कौन कौन बांटे थे आपको याद होगा, प्रोफेज 1, प्रोफेज 1, दूसरा था मेटाफेज 1, मेटाफेज 1, तीसरा एनाफेज 1, और चौथा हो गया टेलोफेज 1। एकदम ध्यान रहा मेरे भाई, मियोसिस फर्स्ट को 4 भागों में बांटे थे। एक बार रिवीजन हम करवा देते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से याद हो जाए। तो एक हो गया प्रोफेज 1, दूसरा मेटाफेज 1, तीसरा एनाफेज 1 और चौथा क्या हो गया, टेलोफेज 1। क्लियर हो गया। अब देखो क्या हुआ मेरे भाई, ये प्रोफेज 1 जो था इस प्रोफेज 1 को क्या किया गया, 5 उपवर्ग में बांटा गया। किसको, फिर से बता दें, चलिए बिल्कुल रिवीजन करवा रहे हैं, एक बार और रिवीजन करवा रहे हैं, एकदम आराम से देखिए। देखो मियोसिस फर्स्ट को क्या किया गया, 4 भागों में बांटा गया, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। यहां तक सबका क्लियर हो गया। अब देखो क्या हुआ कि प्रोफेज 1 को 5 उपवर्गों में बांटा गया। किसको, प्रोफेज 1 को 5 उपवर्गों में बांटा गया। कौन कौन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस। कितने भागों में, 5 भागों में। और जल्दी पांचों का नाम याद करो, कौन कौन, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस। कितना भाग हो गया, 5 भाग। किसको, प्रोफेज 1 को 5 भागों में बांटा गया, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस।
इसके बाद फिर क्या हो गया, फिर आपका ये तीनों क्लियर हो गया, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। अब सब में काम क्या हुआ, गौर से देखिएगा। पहला जो लिप्टोटिन था, इसमें क्या हुआ, लिप्टोटिन में क्रोमेटिन की जाल जो है वह कुंडलित हो गया और लंबवत हो गया। किसमें, लिप्टोटिन में क्रोमेटिन की जाल कुंडलित और लंबवत हो गया। दूसरा जाइगोटिन में क्या हो गया, क्रोमेटिन जाल का जोड़ा बन गया। लिप्टोटिन में कुंडलित हो गया, लंबवत हो गया, और जाइगोटिन में क्या हो गया, कुंडलित जाल का जोड़ा बन गया। पैकिटिन में क्या हुआ, वो जो क्रोमोसोम की जाल था वो पैक हो गया, किसमें, पैकिटिन में। और डिप्लोटिन में क्या हो गया, डिप्लोटिन में समजात गुणसूत्र जो था वो समजात गुणसूत्र क्या हो गया, जो समान वाला था उसके बीच प्रतिकर्षण होने लगा, जिसके फलस्वरूप वो दोनों क्या हो गया, अलग अलग हो गया। डाइकिनेसिस में क्या हो गया, तुर्क धागे के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गया, इसमें स्पाइडल फाइबर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गया। अब मेटाफेज 1 में क्या हो गया, निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो गया। मेटाफेज 1 में क्या हो गया, तुर्क धागे के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो गया। एनाफेज 1 में क्या हुआ मेरे भाई, एनाफेज 1 में क्या हो गया, जस्ट आपको टेलोफेज के पहले बताए थे कि इसमें एक टाइप का जो क्रोमोसोम था वो एक ध्रुव की ओर चला गया, और अलग टाइप का जो क्रोमोसोम था वो दूसरे ध्रुव की ओर चला गया। और सबसे लास्ट में हम आपको टेलोफेज में क्या बताए थे कि इसमें क्या हो गया कि दोनों ध्रुवों की ओर केंद्रक जाल का निर्माण हो गया, यानी ऊपर चला गया एक केंद्रक जाल, नीचे चला गया एक केंद्रक जाल, केंद्रक के बाद दोनों अलग अलग बन गया, जिससे क्या हुआ कि एक प्रकार का मातृकोशिका जो है वो दो पुत्री कोशिका में निर्माण बट गया पूर्ण रूप से, कब, टेलोफेज। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि कोशिका विभाजन में जो मियोसिस सेकंड का काम था उसमें सबसे अंतिम अवस्था कौन है, तो टेलोफेज 1। शुरुआत कहां से हुआ था, तो प्रोफेज 1 से। शुरुआत कहां से हुआ, तो प्रोफेज 1 से, और लास्ट कहां से हुआ था, तो टेलोफेज 1 से। चलिए यहां तक इसका रिवीजन भी हो गया। आज हम आपकी सेवाएं रोकते हैं। अगले क्लास में मियोसिस सेकंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 4 टाइप हम आपको बताएंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। आज यहीं तक रिवीजन करके आइएगा, और कल हम आपका ये टॉपिक जो है इनिशियल डिवीजन ये खत्म कर देंगे। और ये टॉपिक खत्म करने के बाद कल हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक जो आपका था उसका क्वेश्चन डिस्कशन बच गया था, तो उसका हम आपका क्वेश्चन डिस्कशन भी कल स्टार्ट कर देंगे, और क्वेश्चन डिस्कशन करवाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।